हेलो स्टूडेंट्स। हमने क्षितिज की बुक के 3 पार्ट पूरे कर लिए हैं, जिसमें से एक पार्ट मैंने आपको स्किप करवा दिया है, पार्ट 3 जो हमारे सिलेबस में नहीं था। तो कुल मिलाकर हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट 4 सांवले सपनों की याद और पार्ट 5 है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ की लेखिका हैं चपला देवी। इस पाठ में लेखिका ने 1857 सन 1857 में भारत में एक भीषण संग्राम हुआ था। जब अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्ज़ा किया था, तो अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था और एक उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध एक विद्रोह छेड़ा था 1857 में। ये पहला स्वतंत्रता विद्रोह शुरू हुआ था। तो उस घटना के समय नाना साहब जो कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे, उनके जीवन की एक दुखांत घटना का वर्णन इस पाठ में लेखिका ने किया है। लेखिका चपला देवी ने नाना साहब की पुत्री मैना है, जब नाना साहब कानपुर में रहते थे तो वो अपने महल में रहते थे अपनी पुत्री के साथ। अब मैं आपको इस पाठ को सारांश छोटा सा करके एक बार इसकी स्टोरी वैसे बता देती हूँ, बाद में मैं आपके सामने चैप्टर रीड करूँगी। 1857 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। ये भारत के कई हिस्सों में, कई क्षेत्रों में विशाल रूप ले चुका था, अच्छे तरीके से फैल चुका था, परंतु कुछ कारणों के कारण ये सफल नहीं हुआ था। आप 8th क्लास में 1857 की क्रांति हिस्ट्री में पढ़ भी चुके होंगे। तो ये बहुत सी जगह पर फैला था और हर जगह का नेतृत्व अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी कर रहे थे। तो कानपुर का नेतृत्व वहाँ के जो नवाब थे उस टाइम पे, नाना साहब, वो कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत से अंग्रेज़ अधिकारियों को मारा था, बहुत से अंग्रेज़ों के जगहों को नष्ट कर दिया था, उनकी शक्ति को काफ़ी क्षीण कर दिया था और बहुत से अंग्रेज सिपाहियों की हत्या भी कर दी थी, जिसके कारण अंग्रेज़ जो थे वो नाना साहब से बहुत क्रोधित थे, उनसे बहुत नफ़रत करते थे। तो उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि नाना साहब और उनसे जुड़ी हर एक वस्तु को नष्ट कर दिया जाए। तो अंग्रेज बड़ी उत्सुकता से उन्हें ढूंढ रहे थे। जब नाना साहब को ये पता चला कि अंग्रेज उन्हें ढूंढ रहे हैं, उनकी हत्या कर देंगे और उनके पास उनकी सेना भी काफ़ी कम हो चुकी थी, वो अकेले ही रह गए थे, तो अपनी रक्षा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो कानपुर छोड़कर भागने लगे। पर जब वो कानपुर छोड़कर भागते हैं तो वो जल्दबाजी में अपनी बेटी मैना को ले जाना साथ भूल जाते हैं, उसे महल में ही छोड़ जाते हैं। गलती से वो मैना जो लड़की थी वो महल में ही रह जाती है और नाना साहब अकेले ही चले जाते हैं। अंग्रेज़ अधिकारियों को ये आदेश मिला हुआ था कि नाना साहब के से जुड़ी हुई हर वस्तु को नष्ट कर दिया जाए, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो। तो अंग्रेज अधिकारियों ने नाना साहब के महल को चारों तरफ से घेर लिया। सिपाहियों ने महल को ढूंढा, अच्छे से उसकी छानबीन की, उसमें जो भी कुछ कीमती सामान उन्हें मिला उसे लूट लिया गया। और सिपाहियों ने बाद में तय किया, सेनापति जो उनका जनरल था उसने तय किया कि इस महल को तोप से उड़ा दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये नाना साहब से जुड़ा हुआ है। अंग्रेज़ों ने आदेश दे रखा था कि नाना साहब से जुड़ी हुई हर एक वस्तु को नष्ट करना है, उनके किसी भी वंशज तक को नहीं छोड़ना है। तो महल को नष्ट करने के लिए तैयारी की जाती है, तोपें वगैरह लगाई जाती हैं। पर जब अंग्रेज अधिकारी एक बार फिर से महल की तलाशी लेने लगते हैं कि उन्हें कुछ कीमती सामान और नाना साहब का उसमें मिल जाए, तो उन्हें महल के आंगन में एक बच्ची दिखाई देती है। वो सेनापति हे को पहचान जाती है। सेनापति हे से वो जब उसे पता चलता है कि ये अंग्रेज अधिकारी हैं और इस महल को नष्ट करने के लिए आए हैं, तो वो अंग्रेज अधिकारियों से अनुनय विनय करती है
उनसे विनती करती है कि आपके खिलाफ जिन्होंने शस्त्र उठाए हैं नाना साहब, आप उन्हें सज़ा दीजिए, उन्हें मृत्युदंड दीजिए, पर इस निर्जीव मकान ने आपका क्या बिगाड़ा है, इसे तो मत नष्ट कीजिए। परंतु अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि नहीं, हमें आदेश मिला है कि हमें नाना साहब से जुड़ी हर वस्तु को नष्ट करना है। वो सेनापति हे को पहचान चुकी होती है। सेनापति हे को तर्क देती है, उसे अपनी बात कहती है कि आपकी पुत्री मैरी मेरी सहेली थी और मैरी का लिखा हुआ पत्र भी मेरे पास है। आप मेरे घर भी आया जाया करते थे, तो इस नाते मैं आपकी पुत्री के समान ही हुई। इस महल में मेरा बचपन बीता है, तो कृपा कर मुझ पर दया कीजिए, इस महल को नष्ट मत कीजिए। इस महल से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। तो सेनापति है उसे पहचान जाते हैं कि ये तो नाना साहब की पुत्री मैना है। सिपाहियों को आश्चर्य होता है कि जब हमने पूरे महल को लूटा था तब तो हमें देवी मैना, ये लड़की मैना कहीं दिखाई नहीं दी थी, अब ये अचानक कहाँ से आ गई। सेनापति हे से वो बहुत तर्क वितर्क करती है, बहुत अनुनय विनय करती है, प्रार्थना करती है कि कृपया मेरे महल को नष्ट मत कीजिए। सेनापति हे को उस पर दया भी आ जाती है, परंतु वो भी मजबूर है अंग्रेजी शासन के हाथों कि यदि वो मैना की बात को मान लेता है तो न सिर्फ उसकी नौकरी जाती, बल्कि उसे अपनी जान जाने का भी खतरा था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ये हुक्म दे चुकी थी कि नाना साहब से जुड़ी किसी भी वस्तु को जीवित नहीं छोड़ना है। तो फिर ऐसे में उनकी पुत्री को छोड़ना वो सेनापति हे के लिए घातक हो सकता था, उनकी खुद की भी जान जा सकती थी। तो इसलिए उन्होंने मैना की बात नहीं मानी, किंतु उन्होंने जनरल आउटरम, जो सेनापति हे से भी बड़े अधिकारी थे, उनसे अनुनय विनय किया कि नाना साहब के खिलाफ हमें विद्रोह करना चाहिए, उनकी पुत्री को हमें छोड़ देना चाहिए। किंतु जनरल आउटरम ने सेनापति हे की एक बात भी नहीं मानी और सिपाहियों को आदेश दे दिया कि देवी मैना को, इस लड़की को महल के समेत ही तोप से उड़ा दिया जाए। सिपाहियों ने तोपें लगाई और महल को उड़ाने की तैयारी की, महल को उड़ा दिया। मैना ने उनसे अपनी एक विनती की कि आप मुझे मेरे इस महल की राख के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो लेने दीजिए, क्योंकि इस महल से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, तो कृपया मेरी इस अंतिम इच्छा को पूरा कर लेने दीजिए। परंतु जनरल आउटरम एक क्रूर हृदय व्यक्ति था, बहुत ही पापी था, बहुत कठोर हृदय व्यक्ति था, पाषाण हृदय। उसने मैना की ये अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी और महल को मैना सहित उड़ा दिया गया, ऐसा उन्होंने केवल समाचार पत्र में छपवाया। जबकि हकीकत ये थी कि उन्होंने देवी मैना को बंदी बना लिया था और उन्हें जेल में डाल दिया था। लेकिन अगले दिन समाचार पत्र में ये छपवा दिया गया कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को महल की जलती आग में दहका दिया गया, उन्हें उसे जीवित ही जला दिया, जिसके कारण लोगों ने उसे एक देवी माना और उन्हें नाम दे दिया देवी मैना। इसीलिए लेखिका चपला देवी ने इस पाठ का नाम रखा है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। मैं आपके सामने पाठ पढ़ रही हूँ। पाठ में जो कठिन शब्द आएंगे, लाइनें आएंगी, वो मैं आपको समझाती रहूँगी। पाठ को ध्यान से सुनना है, समझना है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। निरीह मतलब दयालु, जिसका कोई दोष नहीं, निरपराध जिसका कोई अपराध नहीं है, उसे भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कहते हैं कि इसका जो मैं वर्णन करूँगी, लेखिका कहती है, वो एक पत्थर दिल हृदय व्यक्ति को भी द्रवीभूत मतलब उसे भी पिघला सकती है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई, उस समय
महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे देखकर सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं भी न दिखाई दी थी उन्हें। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आ गई। करुणापूर्ण मुख मतलब उसका दया भरा वो चेहरा देखकर, अल्पवयस मतलब बहुत कम उसके चेहरे पर जो एक दया का भाव, जो खुशी से दिखाई दो, मतलब बहुत दया भरा उसका चेहरा दिख रहा था। तो उसे देखकर उन्हें भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपया कर इस महल की रक्षा करेंगे। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। सेनापति ने पूछा कि तुम महल को क्यों बचाना चाहती हो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है इस महल को बचाने में। बालिका, आप ही बताइए कि इसको गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। उसने अपने तर्क से पूछा, बातों में वो बड़ी तर्कशील थी। उसने पूछा कि आप बताइए कि इस महल को गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वासस्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। जड़ पदार्थ का मतलब निर्जीव ने इसने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि वह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। उसने कहा कि भाई अंग्रेजी सरकार ने मुझे आदेश दिया है, तो मेरा कर्तव्य है उनके आदेश का पालन करना, तो मुझे इस मकान को गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वह सब भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति हे के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचान लिया और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, मतलब सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयत्न करूँगा। वो कहता है कि अंग्रेजी सरकार ने जो मुझे आदेश दिया मैं उसको टाल तो नहीं सकता, पर फिर भी उसे आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयत्न ज़रूर करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। आउटरम ने कहा कि जब तक गवर्नर जनरल आज्ञा नहीं देंगे तब तक यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है, यह आउटरम ने कहा था। सेनापति हे, तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय पर एक तार दे दीजिए, मतलब एक चिट्ठी भेज दीजिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते।
सेनापति हे मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था: लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। बेटा हमने आधा पाठ पढ़ लिया है। इस पाठ का आधा पार्ट जो रह गया वो मैं आपको इसी वीडियो के पार्ट 2 में भेजूंगी। ध्यान से सुनना बात को। आधा पार्ट हमने पढ़ा है, ये अभी पार्ट 1 में आधा चैप्टर है। जो पार्ट बच गया है वो और इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको इसी वीडियो के पार्ट 2 में समझाऊंगी। हाँ।